आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे बनता है, क्या उसके एक्सटर्नल फीचर्स हैं, क्या उसकी कवरिंग्स हैं, इसके अलावा उसका आर्टेरियल सप्लाई, नर्व सप्लाई, वीनस सप्लाई वगैरह सब डिस्कस करेंगे। और टेस्टिस डिसेंड कैसे करती है वो, और इसकी अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। टेस्टिस, हमें पता है पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। जो ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। तो ये डक्टस डिफरेंस है, मतलब वास्ट डिफरेंस है स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर। उसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है ये डायसेक्शन वाले दिखाया हुआ है, ये एपिडिडमिस है, ठीक है। उसके अलावा ये सारा उन्होंने दिखाया। अब हम एक एक करके सब कुछ डिटेल में बात करते हैं। अब हमें पता है कि मेल गोनैड है जो ओवरी को होमोलोगस है, मतलब उसके जैसा है, ठीक है। और ये ओब्लिकली पड़ा हुआ होता है, ये आप रीड कर लेना, ये सारा इतना होता है। हम मेन आते हैं थ्योरी पे कि क्या बेस कंसेप्ट बनाते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स, इसके दो पोल्स हैं, मतलब अगर ये ऐसे है इसके दो पोल है, एक अपर पोल एक लोअर पोल। दो बॉर्डर्स है, जो आगे की तरफ है वो इंटीरियर और जो पीछे की तरफ है वो पोस्टीरियर बॉर्डर। सर्फेसिस, जो मीडियल साइड पे है वो मीडियल सरफेस, जो लेटरल साइड पे है वो लेटरल सरफेस। ऊपर उसका वेट वगैरह सारा कुछ था। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो लेफ्ट टेस्टिस है वो ज़्यादा लोअर होती है कंपेयर टू राइट। अब हम राइट और लेफ्ट टेस्टिस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि राइट की कौन सी है, लेफ्ट की कौन सी। तो जो एपिडिडमिस है उसको आपने पोस्टीरोलेटरली रखना है। तो जब आप उसको पोस्टीरोलेटरली रखोगे तो आपको पता लग जाएगा राइट साइड की है कि लेफ्ट साइड की, ठीक है। अब जो हमारी टेस्टिस है उसका जो अपर पोल है उस पर एक स्मॉल ओवल बॉडी अटैच है, जिसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स ऑफ टेस्टी। जो रेमिनेंट है किसका, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का, मतलब जब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट होती है, उसका एक रेमिनेंट बच जाता है ऊपर की तरफ टेस्टिस के अपर पोल पे, जिसे हमने बोला है कि अपेंडिस ऑफ टेस्टिस। बात करते हैं इसकी कवरिंग्स की। अगर हम आउटसाइड से इनसाइड जाए तो सबसे बाहर इसकी है ट्यूनिका वेजिनैलिस, फिर है एल्बुजिनिया और फिर है वेस्कुलोसा, ठीक है। सबसे पहले वेजिनैलिस सबसे बाहर, फिर एल्बुजिनिया, फिर वेस्कुलोसा। अब बात करते हैं ट्यूनिया वेजिनैलिस की। अब ये जो ट्यूनिका वेजिनैलिस है ना, ये इस तरह से मान लो हमारी है और यहाँ टेस्टिस आना शुरू हो गई, तो उसने क्या किया, इस लेयर को पुश कर दिया, तो ऐसे ही अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। तो इसकी दो लेयर्स होती हैं, जो बाहर वाली है वो है पैराइटल, ठीक है, और जो अंदर वाली है वो है हमारी विसरल लेयर, ठीक है। और इसको पुश होने की वजह से ये पोस्टीरियरली क्या होती है, डेफिशिएंट होती है, मतलब ये क्या है कि एब्सेंट होती है पोस्टीरियरली। और इसकी दो लेयर्स होती हैं, विसरल और पैराइटल, ठीक है। और ये क्या है, ये आई कहाँ से है, जब हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में प्रोसेसस वेजिनैलिस होता है, उसका परसिस्टेंट पोर्शन है जिसे हमने ट्यूनिका वेजिनैलिस बोला है। अब आगे बात करते हैं एल्बुजिनिया की। अब हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया की बात करें तो एक फाइब्रस वाइट कोट होता है जो वेजिनैलिस के अंदर की तरफ होता है। और ये क्या है, ये भी पोस्टीरियरली एब्सेंट होता है। कहाँ एब्सेंट होता है, जहाँ पे टेस्टिकुलर वेसल या नर्व्स जो है टेस्टिस के अंदर जाने लग जाती है, उस पोर्शन पे ये एब्सेंट होता है। अब आगे बात करते हैं जो हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया का, जहाँ हमने बोला है कि वो मतलब जहाँ से वेसल एंटर करती है वहाँ जो है ख़त्म हो जाता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ फिर उस एरिया में थिकन होके एक विसरल सेप्टा बन जाता है, जिसे हमने मीडियास्टाइनम टेस्टिस बोला है। ये चीज़ अभी हम डायग्राम में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। एज अ रिजल्ट जो हमारी सारी टेस्टिस है उसको ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ऐसे बहुत सारे लोब्यूल्स में क्या है डिवाइड कर देता है, नियर अबाउट 200 to 300 लोब्यूल्स में। उसके बाद ट्यूनिका वेस्कुलोसा सबसे इनर मोस्ट लेयर है, और ये क्या है कि ये लाइनिंग करती है सबसे इनर मोस्ट। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर ही, उससे पहले इसकी एक डायग्राम देखते हैं। अब हम अगर ये वाली डायग्राम देखें तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो हमारी है ट्यूनिका वेजिनैलिस, जो पैराइटल लेयर है सबसे आउटर, फिर उसके अंदर उसकी विसरल लेयर, और बीच में ये क्या है, कैविटी है ट्यूनिका वेजिनैलिस की, ठीक है। उसके बाद आगे बात आते हैं, ये हमारे लोब्यूल्स हैं टेस्टिस के, ये हमारा सेप्टे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बोला था ये जो हमारी ट्यूनिका एल्बुजिनिया है उसने क्या किया, मीडियास्टाइनम वाले पोर्शन में मीडियास्टाइनम टेस्टिस बना दी। और ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये हम लोग अभी बात करेंगे उस पर ज़्यादा आपको क्लियर होगा। होता क्या है कि ये अब हमारी 200 से 300 जो हमारे टेस्टिकुलर लब्यूल्स बन गए ना, अब हर लब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस डक्ट्स होती हैं, जो 2 से 3 होती हैं सेमिनिफेरस डक्ट्स। अब ये सारी डक्ट्स इकट्ठी होकर पहले स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स बनाती हैं, वो स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स बाद में एक नेटवर्क सा बना देते हैं जिसे हम रेटिटेस्टिस बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे वेन्स जो हैं वो एक ग्रुप बना देती हैं जिसे हम बोलते हैं पेप्निफॉर्म
पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस, ये वेन्स का प्लेक्सिस है। ध्यान रखना प्लेक्सिस वर्ड नॉर्मली हम नर्व्स के लिए यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे ये वेन्स के ग्रुप्स को बोला गया है, ठीक है। उसके बाद ये एपिडिडमिस दिखा दिया। एपिडिडमिस का एक अपर वाला एंड जो है और जहाँ से टेस्टिस शुरू है बीच में खाली जगह बच जाती है, तो उसको इन्होंने बोला है साइनस ऑफ एपिडिडमिस। अब आगे बात करते हैं। अब आगे आता है स्ट्रक्चर। ये हमने पहले ही बोल दिया था कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ने 200 से 300 लेब्यूल्स बना दी। बाद में उसके अंदर जो लेब्यूल्स है, हर लेब्यूल में 2 to 3 सेमिनिफेरस टेब्यूल्स होंगे। अब टेब्यूल्स की लेंथ और डायमीटर है जो आप याद कर लेना। उसके अलावा अब आगे आता है जो सेमिनिफेरस टेब्यूल्स हमने देखे थे ऐसे ऐसे करके, उन्होंने ऐसे करके स्ट्रेट टेब्यूल्स बना दिए। बाद में जो एनास्टमोस करते हैं, मतलब सारे ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं सारे और एक बंच लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हमने बोला रेटिटेस्टिस। और ये सारी की सारी रेटिटेस्टिस आगे जाके इफरेंट डक्ट्यूल्स बनाती है जो एपिडिडमिस में जाते हैं। ये पॉइंट मैं आपको डायग्राम में समझाती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ हमने बोला था कि बहुत सारे 200 से 300 ये सारे लेब्यूल्स बन गए और अब इन लेब्यूल्स में 2 to 3 सेमिनिफेरस डक्ट्स होंगी हर किसी में, ठीक है। अब ये डक्ट्स ने इकट्ठे होकर स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स बना दिए। ये अपने स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स बन गए जो इकट्ठे होकर बाद में रेटिटेस्टिस बना देंगे। अब रेटिटेस्टिस ये बन गई, उसके बाद यहाँ से ये एपिडिडमिस शुरू है अपना। तो अब रेटिटेस्टिस ने क्या किया, इफरेंट डक्ट्यूल्स बना दी। ये इफरेंट डक्ट्यूल्स बन गई, ये 15 से 20 बन सकती हैं जो एपिडिडमिस के अंदर आएंगी और बाद में कंटिन्यू करेगी वास डिफरेंस में, ठीक है, या डक्टस डिफरेंस में। तो ये हो गया। इसके अलावा आगे बात करते हैं। अब बात करें इसकी आर्टेरियल सप्लाई की, तो टेस्टिकुलर आर्टरीज T12 के लेवल पे इसको सप्लाई करेगी और पोस्टीरियर बॉर्डर पे जब ये आर्टरी पहुंचती है तो ये 2 ब्रांचेस दे देती है, एक स्मॉल ब्रांच एक लार्ज ब्रांच। जो लार्जर ब्रांच है वो मीडियल और लेटरल ब्रांच में बढ़ जाती है और ये जो ब्रांचेस है बाद में ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया को पास करते हुए टेस्टिस की सरफेस पे जाके रेमिफाई कर जाते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा के अंदर। मतलब इसका मतलब क्या है कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के लेवल पे इन्होंने पायर्स किया और फिर ब्रांचेस बन गई दोबारा जब वेस्कुलोसा तक पहुंचे। अब आगे बात करते हैं वीनस ड्रेनेज। तो मैंने आपको पहले बोला था प्लेक्सिस से इसको नर्व के साथ मत जोड़ना, तो पंपिनीफॉर्म प्लेक्सिस बनती हैं और ये जो प्लेक्सिस हैं इनके इंटीरियर पार्ट में क्या है, टेस्टिकुलर आर्टरीज के अराउंड होती हैं। मिडल पार्ट में ये वास डिफरेंस के अराउंड और उसकी आर्टरीज के अराउंड होती है और पोस्टीरियरली ये अकेली होती हैं, ठीक है। अब ये जो है ना कि 4 वेन्स डीप इंग्वाइनल पे होती हैं, 2 वेन्स सुपरफिशियल में। आपको डायग्राम से समझाती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये देखो इस डायग्राम में अब जो हमारी इन्फीरियर वेना कावा है, ठीक है। अब मतलब पहले यहाँ से देखो राइट टेस्टिस और लेफ्ट टेस्टिस दोनों जो है, राइट टेस्टिस जो है सीधा राइट टेस्टिकुलर वेन में जाती है जो डायरेक्टली ड्रेन करती है इन्फीरियर वेना कावा में। पर जो लेफ्ट वाली है ना वो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन में चलेगी पहले, तो उसके बाद वो डायरेक्टली इन्फीरियर वेना कावा में नहीं जा रही, बीच में क्या आती है, लेफ्ट रीनल वेन आती है। राइट में राइट टेस्टिकुलर वेन आई और सीधा इन्फीरियर वेना कावा आ गई, बट लेफ्ट में लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन आई और फिर लेफ्ट रीनल वेन आई और फिर इन्फीरियर वेना कावा आई। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो ट्राइंगुलर्स है ये क्या बनाया है इन्होंने, सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग और ये है डीप इन्ग्वाइनल रिंग, ठीक है। अब सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग से जब ये पास कर रहा है तो यहाँ पे 4 वेन्स जाती हैं और जो डीप इन्ग्वाइनल रिंग के लेवल पे पहुँचते हुए 2 वेन्स हो जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद वो दोनों इकट्ठी होके एक राइट टेस्टिकुलर वेन बना देती है। सेम इस साइड ये सारी बहुत सारे प्लेक्सिस था, उससे जब हम डीप इन्ग्वाइनल सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग तक पहुंचा तो 4 वेन्स थी। डीप इन्ग्वाइनल रिंग के लेवल पे 2 वेन्स होंगी और ऊपर जाते हुए लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन होके इन्फीरियर वेना कावा में ड्रेन हो जाती है। तो ये इसके ऊपर लिम्फ नोड्स भी दिखाए हुए हैं, प्रीयोटिक और पैरायोटिक, ये भी आप देख लो। तो अब ये पॉइंट देखते हैं कि 4 वेन्स थी डीप इन्ग्वाइनल रिंग के लेवल पे और 2 वेन्स थी सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग के लेवल में। ये पॉइंट अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और राइट वाली डायरेक्टली ड्रेन करती है इन्फीरियर वेना कावा में और लेफ्ट रीनल वेन के थ्रू इन्फीरियर वेना कावा में जाती है। लिम्फ भी हमने उसमें देख लिए, प्रीयोटिक और पैरायोटिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड था। और नर्व सप्लाई हमने पीछे देखा था कि T10 सेगमेंट जो है वो रीनल और एयोटिक प्लेक्सिस के अराउंड टेस्टिकुलर सेंसेशंस और इफरेंट्स, मतलब T10 वाली करेगी और टेस्टिकुलर सेंसेशंस देगी, मतलब टेस्टिस के अराउंड जो सेंसेस होंगे वो बताएगी और इफरेंट्स देगी, ठीक है। इसके अलावा ये डायग्राम हमने बुक से अच्छे से देखी। अब बात करते हैं अप्लाइड की। अब इसमें मैंने शॉर्ट पॉइंट लिखे हैं जो मैं आपको समझा दूंगी। अब सबसे पहला पॉइंट है मोनोर्किज्म। मोनोर्किज्म क्या होता है कि मतलब 2 टेस्टिस में से जो एक टेस्टिस है वो एब्सेंट है, वो है ही नहीं, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं मोनोर्किज्म।
उसके बाद अगला वर्ड है एनॉर्किज्म, मतलब दोनों, ए मतलब क्या होता है एब्सेंट, तो दोनों साइड की एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद अनडिसेंडेड टेस्टिस या क्रिप्टोर्किडिज्म, तो मतलब जो टेस्टिस हैं वो डिसेंड ही नहीं कर पाई। तो अब ये डिसेंड क्यों नहीं कर पाई, मतलब इसके क्या रीजंस हो सकते हैं कि वो लंबर लेवल पे, इलाइक लेवल पे, इनग्वाइनल या किसी भी लेवल पे क्या है वो डिसेंड नहीं हुई। अब अनडिसेंडेड टेस्टिस के क्या फीचर्स हो सकते हैं, मतलब जो टेस्टिस है वो क्या है वो कंप्लीट ही होंगी, बट वो क्या है डिसेंड नहीं हुई बर्थ के बाद। अब इसमें क्या होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस है वो हो नहीं पाएगी, ट्यूमर्स जो हैं वो अपेयर हो सकते हैं और इसको सर्जिकली करेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एक्टोपिक टेस्टिस, मतलब हमने एक्टोपिक वर्ड कहाँ आता है कि जो रेगुलर जगह है वहाँ की जगह कहीं और पहुँच चुकी है। अब वो कौन कौन सी पोजीशन में पहुँच सकती है, मैं एक डायग्राम से आपको दिखाती हूँ। अब जैसे ये है हमारा, अब ये पोजीशन यहाँ रह सकती है टेस्टिस, मतलब लोअर पार्ट ऑफ अब्डोमेन में रहेगी, फिर फ्रंट ऑफ थाई में रहेगी, या फिर क्या है कि फिमोरल कैनाल के लेवल पे रहेगी, या फिर पेनिस तक पहुँची, या स्क्रोटम के पीछे चलेगी। तो किसी भी लेवल पे वो पहुँच सकती है, मतलब डिसेंड सही जगह से नहीं की, तो ये एक टॉपिक टेस्टिस हो सकती है। उसके बाद अगली बात आती है हर्माफ्रोडिज्म और इंटरसेक्स, मतलब इसमें क्या होता है इंडिविजुअल के कुछ फीचर्स मेल जैसे होते हैं, कुछ फीमेल जैसे होते हैं। और उसके बाद अगला आता है सूडो हर्माफ्रोडिज्म, इसमें क्या होता है गोनैड एक सेक्स के होते हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल जो जेनिटेलिया है वो ऑपोजिट सेक्स का होता है। उसके अलावा कोई भी इन्फेक्शन या ट्यूमर्स हो सकते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है वेरियोसील, वेरियोसिल कंडीशन में क्या होता है, जो हमने पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस पढ़ी थी वेन्स की, उनकी क्या डायलेशन हो जाती है, मतलब मान लो टेस्टिस की टॉर्शन हुई, मतलब वो इकट्ठी होनी शुरू हुई, जिस वजह से वेसल्स की जो है डायलेशन हो सकती है। इमरजेंसी कंडीशन होती है, अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया तो उस एरिया की डेथ हो जाएगी। अब ये कॉमन क्वेश्चन है कि लेफ़्ट साइड पे वेरोसिल ज़्यादा कॉमन क्यों होती है कंपेयर टू राइट साइड। अब हमने बात की थी पीछे की, जो राइट है वो डायरेक्टली इन्फीरियर वेना कावा में ड्रेन करती है, पर लेफ़्ट वाली लेफ़्ट रीनल वेन में पहले जाती है और फिर इन्फीरियर वेना कावा में जाती है। तो यही कुछ रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि सुप्रा रीनल वेन, अब लेफ़्ट साइड वाले में किडनी की जो वेन है वो भी आ रही है, साथ में लेफ़्ट रीनल वेन भी आ रही है। वो क्या करती है लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन पे 90 डिग्री पर ड्रेन करती हैं। एज अ रिज़ल्ट वहाँ पे डायलेशन होने की वेन्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जो लेफ़्ट एड्रीनल वेन है जो किडनी से आ रही है वो भी लेफ़्ट रीनल वेन में जा रही है, तो वेन्स काफ़ी ज़्यादा हो जा रही हैं वहाँ पे, तो जिस वजह से स्पाज़म हो सकता है और यहाँ पे वेरोसील की मतलब डायलेशन की कंडीशन हो सकती है। उसके बाद लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन जो है वो लंबी है, जिस वजह से उसमें दिक्कत आ सकती है। अब क्या है कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरीज कंप्रेस कर देती है लेफ़्ट रीनल वेन को, जब वो एओर्टा और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के बीच में जा रही होती है लेफ़्ट रीनल वेन, जिस वजह से भी वेरोसील की कंडीशन हो सकती है। अब लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन, ये थोड़ा बोरिंग है बट ये ऐसे पॉइंट्स हैं 6-7 जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। अब जब लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन इन्फीरियर वेना कैवा के लेवल पे पहुंचती है उस टाइम पे वहाँ पे सिग्मोइड कॉलन होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो वो उसे कंप्रेस कर सकता है। फिर उसमें जो है कॉम्पिटेंट वेल्व्स होती हैं, वेल्व्स की वजह से हो सकता है। और अगर वो लंबी है तो कोई भी चीज़ लंबी होगी तो उसके किंकिंग के ऐसे मुड़ने के कंडीशंस ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो आ गया। उसके बाद जो हम लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन है वो लेफ़्ट किडनी के पास है, तो वहाँ पे अगर किडनी के पास कोई ट्यूमर हुआ तो वो ट्यूमर वेन को भी कंप्रेस कर सकता है, तो वहाँ पे भी डायलेशन हो जाएगी। तो ये थोड़े पॉइंट बोरिंग है, आपको याद ही करने पड़ेंगे, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन के अराउंड आपको चीज़ें जो हैं घुमानी है। अब आगे बात करते हैं डिसेंड ऑफ टेस्टिस की, कि टेस्टिस कब कब डिसेंड कर रही है और कब कहाँ पहुँचती है, ठीक है। अब जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे एम्ब्रियो ग्रो करना शुरू करता है तो मीजोनेफ्रोस के डेवलपमेंट के रिलेशन में टेस्टिस भी ग्रो करती हैं, किस सेगमेंट पे, T10 से T12 के सेगमेंट पे, तो ये हमने ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये कब शुरू होता है, सेकेंड मंथ में शुरू हो जाता है इंट्रा यूट्राइन लाइफ के, तो सेकेंड मंथ में जब ये शुरू हो जाएगा तो ये थर्ड मंथ तक ये लाइक फोसा पे पहुंच जाएगा। अब हमने स्ट्रक्चर किया था डीप इंग्वाइनल रिंग, फिर हमारा यहाँ पे इनग्वाइनल वाला सारा चैनल आ जाएगा और फिर हमारी सुपर इनग्वाइनल रिंग आ जाएगी, फिर हम सिक्रोटम तक पहुंचेंगे। तो सेकंड यूट्राइन लाइफ में ये डिसेंड होना शुरू करती है, तो यहाँ पे ये लाइक फोसा तक पहुंचेगी, फिर ये 4 to 6 मंथ पे डीप इनग्वाइनल रिंग तक पहुंचेगी, फिर 4th 7th पे वो इनग्वाइनल कैनाल तक इनग्वाइनल रिंग में पहुंचेगी, फिर हमारा
यहाँ पे सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग तक 8th मंथ पे पहुँच जाएगी और स्क्रोटम में ये पहुँचेगी 9th मंथ में। तो ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, ये सिंपली वीडियो देखने से नहीं होगा कि कब कब डिसेंड होता है। उसके अलावा अब क्या फैक्टर्स हैं जिस वजह से जो टेस्टिस है वो डिसेंड करती है। तो हार्मोनल फैक्टर, मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन का रोल तो होगा ही, साथ में जो मैटरनल गोनाडोट्रोफिन है उसका भी रोल होता है, और एक न्यूरोट्रांसमीटर है CGRP, उसका भी रोल होता है। अब बॉडी वॉल की डिफरेंशियल ग्रोथ हो रही है जिस वजह से भी टेस्टिस में डिसेंड में हेल्प होती है। गर्भनिकुलम क्या है, बैंड होता है लूज टिश्यू का, तो वो क्या करता है कि हमारा नॉर्मली लोअर पार्ट ऑफ टेस्टिस से स्क्रोटम को जोड़ता है। तो जब वो डिसेंड होता है उसका एक पार्ट रह जाता है लिगामेंट ऑफ स्क्रोटम। फिर इंट्रा एब्डोमिनल टेम्परेचर और प्रेशर, तो ये आपको 4 पॉइंट भी ध्यान रखने पड़ेंगे कि क्यों डिसेंड होती है टेस्टिस। ठीक है, उसके बाद मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। अब जैसे ये 3rd मंथ था, तो 3rd मंथ में ये कहाँ पे थी, लाइगफोसा तक पहुँची थी। तो ये लाइगफोसा में इन्होंने दिखाई है टेस्टिस, और ये वास्ट डिफरेंस दिखाई हुई है इन्होंने। अब ये जिबर्निकुलम लोअर पार्ट ऑफ टेस्टिस में और स्क्रोटम में एक लिगामेंट सा दिखाया हुआ है, एक फाइब्रस बैंड। अब जैसे जैसे टेस्टिस डिसेंड होना शुरू हुई, जो उसकी आउटर लेयर थी, जो हमने भी शायद ये पॉइंट एक बोला नहीं कि प्रोसेसेस जो हमारी वेजिनलिस है वो डिसेंड ऑफ प्रोसेस करती है डिसेंड ऑफ टेस्टिस का स्क्रोटम में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब ये जो हमारी लेयर थी पेरिटोनियम की, अब इसके थ्रू ये डिसेंड करने लग गया ना, तो ये डिसेंड होने लगी तो धीरे धीरे ये वाला पार्ट क्या है, छोटा होता जाएगा, क्योंकि टेस्टिस नीचे नीचे आती जाएगी। तो ये जो प्रोसेसेस वेजिनलिस है ये क्या है, नीचे की तरफ मतलब आता जाएगा, एज ए रिजल्ट टेस्टिस भी नीचे आती रहेगी। अब इसने प्रोसेसेस वेजिनलिस ने अपनी शेप चेंज की। अब ये जो है गैबर्निकुलम ये प्रोमिनेंट होने लग गया और छोटा हो गया। अब जब हमने बोला था पूरी टेस्टिस डिसेंड कर जाएंगी, तो इसका नाम जो है गैबर्निकुलम का चेंज हो जाएगा लिगामेंट ऑफ स्क्रोटम, तो इसका नाम स्क्रोटल लिगामेंट हो गया। और जो प्रोसेसेस वेजिनलिस है, अब इसने तो चेंज हो जाना है ना, और जो हमारी ट्यूनिका वेजिनलिस है उसमें, तो ये भी क्या है, क्लोज होना शुरू हो जाती है, और ये ऐसे लेयर बननी शुरू होगी विजरल और प्राइटर टेस्टिस के अराउंड, और पोस्टीरियरली क्या है, डेफिशिएंट होनी शुरू होगी। तो ये क्या है, स्क्रोटल लिगामेंट। तो एक बार आप और देखोगे तो ये वाली वीडियो थोड़ी मुश्किल है कि कैसे क्या चीज़ें काफ़ी याद करनी पड़ेंगी, तो आप देख के लर्न कर सकते हो। तो इसके अलावा एक और पॉइंट हम ध्यान रख सकते हैं कि टेस्टिस जो है हमारी स्क्रोटम में होती है, और स्क्रोटम में एक कंडीशन होता है हाइड्रोसील। तो हाइड्रोसील का जो क्लिनिकल है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। अब हाइड्रोसील में क्या होता है, अब टेस्टिस के अराउंड ये जो है हाइड्रोसिल, सबसे पहले होता क्या है कि जिसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाती है जो प्रोसेसेस वेजिनलिस है उसके अंदर। अब वो जो फ्लूइड है वो कहीं पे भी एक्यूमुलेट हो सकती है, उसकी वजह से इसके नाम 4 दिए हुए हैं, एक वेजिनलिस, एक इन्फेंटाइल, एक कॉन्जेनिटल और एक इंसिस्टेड। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं वेजिनल की। वेजिनलिस क्या है कि फ्लूइड इकट्ठा हुआ है ट्यूनिका वेजिनलिस में टेस्टिस के अराउंड। उसके अलावा अगली बात करते हैं कि डीप रिंग के अप टू, मतलब ये हमारी डीप इंग्वाइनल रिंग है ना, यहाँ तक फ्लूइड पूरा इकट्ठा हो गया है, तो ये सेकंड केस हो गया हमारा इन्फेंटाइल। थर्ड क्या है कि पूरा का पूरे के अराउंड पेटेंट रह रहा है, सारी की सारी जगह फ्लूइड है। और फोर्थ तो ये कंजेनिटल होगा। ठीक है, उसके अलावा इंसिस्टेड मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया। तो ये था हमारा हाइड्रोसिल। तो मेनली टेस्टिस का यही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप कोई और टॉपिक करना चाहते हो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर वीडियो आ जाएगी।